आज का जो ये कच्चा चिट्ठा भाग 2 है, जिस प्रकार कच्चा चिट्ठा भाग 1 आया था, उसी प्रकार से कच्चा चिट्ठा भाग 2 है, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जून के महीने में आरएसएस की दिल्ली में मीटिंग हुई थी और आरएसएस ने अपनी मीटिंग में ये कहा कि बीजेपी आने वाले 2022 का चुनाव सामाजिक न्याय और हिंदुत्व पर लड़ेगी। तो हमें आज उनके सामाजिक न्याय और हिंदुत्व का अवलोकन करना है कि जो लोग सदियों से सामाजिक अन्याय करते आए हैं, वो लोग आज सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। जो लोग सामाजिक न्याय के खिलाफ खड़े हुए थे, वो लोग आज वोट लेने के लिए सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो उसका अवलोकन हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ये लोग झूठे लोग हैं और 2022 का जो चुनाव है उसको जीतने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो कमंडल पर आधारित है, और आने वाला समय ऐसा भी होगा कि कमंडल छोड़ के मंडल की बात करने लगे, क्योंकि आपकी वोट तो लेनी है। तो कमंडल पर आधारित बीजेपी आरएसएस आपकी वोट लेने के लिए मंडल की भी बात आने वाले 2022 के चुनाव में कर सकती है, और उसी का ही एक पार्ट है सामाजिक न्याय। तो जो सामाजिक न्याय की बात कर रही है वो मंडल की ही बात कर रही है। और रही बात हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व के बारे में आपको बता दूं, हिंदुत्व शब्द का जो उद्गम है वो 1892 में हुआ है। 1892 से पहले कहीं भी हिंदुत्व शब्द आपको किसी ग्रंथ, किसी किताब, किसी लेख में नहीं मिलता है। तो हिंदुत्व शब्द का उद्गम जो हुआ है 1892 में, चंद्रनाथ बसु हैं पश्चिम बंगाल के, जिन्होंने ये हिंदुत्व शब्द दिया है। और उन्होंने किसी धर्म के आधार पे नहीं दिया इस शब्द को। वो ग्रंथ लिखते थे, उपन्यास लिखते थे। तो वो शकुंतला पे उपन्यास उन्होंने लिखा, सावित्री पे उपन्यास लिखा, तो उनका नाम भी उन्होंने शकुंतला तत्व, सावित्री तत्व, ऐसे ही हिंदू शब्द को उन्होंने हिंदुत्व कह दिया, ऐसे ही। तो हिंदुत्व शब्द का उद्गम 1892 में हुआ है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सावरकर की किताब आती है हिंदुत्व 1923 में, उन्होंने भी अपने किताब में लिखा है कि हिंदुत्व शब्द का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और समय समय पर बीजेपी के नेताओं ने भी कहा है कि हिंदुत्व जो है हमारा राजनीतिक है, धार्मिक नहीं है। तो ये हिंदुत्व का शब्द आरएसएस बीजेपी से पहले कांग्रेस करती थी, और कांग्रेस का जो हिंदुत्व था, क्योंकि बहुत लोग अनजान हैं, मुस्लिम लोगों में भी भ्रांति है कि हिंदुत्व शब्द का जो इस्तेमाल है वो बीजेपी आरएसएस करती है। नहीं, इससे पहले हिंदुत्व का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया, जिसे नर्म हिंदुत्व कहते हैं, और बीजेपी जो करती है उसे कहते हैं गर्म हिंदुत्व। तो कांग्रेस जो इस्तेमाल हिंदुत्व का करती है उसे नर्म हिंदुत्व कहते हैं, और बीजेपी जो इस्तेमाल करती है उसे कट्टर या गर्म हिंदुत्व कहते हैं, और वामपंथी जो इस्तेमाल करते हैं हिंदुत्व उसे छिपा हुआ हिंदुत्व कहते हैं, यानी हिंदुत्व। तो कहने का मतलब है तीनों ही पार्टी हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है, और दलित, पिछड़े, आदिवासियों का जो हक हकूक अधिकार है उनको छीनने का कार्य करती है। आपने देखा होगा 2013 के जितने भी जो है 2013 के जितने भी भाषण मोदी जी के हुए हैं, उन भाषणों में मोदी जी ने चिल्ला चिल्ला कर
अपने आप को पिछड़ी जाति का बताया, अपने आप को नीची जाति का बताया, और ये कह कहकर जगह जगह इस बात का प्रचार प्रसार किया कि मैं पिछड़ी जाति से हूं। और आज तक इन 7 वर्षों में पिछड़ी जातियों का कोई भला नहीं किया है। तो आइए बीजेपी आरएसएस के इसी सामाजिक न्याय का अवलोकन करते हैं। उसमें से एक मुद्दा ये है कि नीट का एग्जाम जो मेडिकल से संबंधित होता है, उसमें ऑल इंडिया कोटा होता है। जैसे राज्यों के अधीन जितने भी राज्यों के अधीन जितने भी कॉलेज होते हैं, उनमें केंद्र का कोटा होता है, और राष्ट्रीय स्तर पर जो कोटा होता है 27% का जो कोटा होता है। लेकिन जब से नीट लागू हुआ है 2017 से, ये कोई कोटा उसमें लागू नहीं हुआ है। केंद्र सरकार के संज्ञान में होने के बावजूद भी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार देने के बावजूद भी आज तक उसमें 27% का जो कोटा है वो लागू नहीं हुआ है। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष पिछड़ी जाति के 3000 छात्र डॉक्टर बनने से वंचित हो रहे हैं। इसकी आवाज स्टालिन जो आज जो है तमिलनाडु में है, उन्होंने ये आवाज उठाई है, और ये आवाज उठा करके मद्रास हाईकोर्ट में मुकदमा डाला है, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने उसमें कहा है कि पिछड़ों को 27% आरक्षण नीट में देने में कोई भी संवैधानिक जो है प्रावधान में कोई आड़ा नहीं है, इनको दिया जा सकता है। वही केंद्र सरकार यानी मोदी की सरकार यानी आरएसएस सरकार ने हलफनामा उसमें जो दिया है, उसने कहा कि 27% का आरक्षण नीट में ऑल इंडिया कोटे के तहत देना व्यवहारिक नहीं है, इसे नहीं दिया जा सकता। तब मद्रास हाईकोर्ट ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के तहत केंद्र सरकार ने कहा कि जो कमेटी कहेगी उसको लागू कर देंगे, और वो जो कमेटी है उस कमेटी है 27/7/2020 को कमेटी का गठन हुआ, और कमेटी का गठन इस बाबत हुआ कि 2021 और 22 के सत्र में 27% का जो आरक्षण है वो उसको मिल सके और पिछड़ों के साथ अन्याय ना हो सके। दिसंबर 2020 में सरकार को कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी, और जब रिपोर्ट ये कहती है कि पिछड़ों को आरक्षण उसमें मिलना चाहिए, उसके उपरांत भी जो है सरकार अब कहती है कि 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा लंबित है, हम सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार पिछड़ों को नीट में ऑल इंडिया कोटे के तहत 27% आरक्षण देना चाहती ही नहीं है। यही कारण है कि 2017 से लेकर के अब तक 11,000 छात्र जो है डॉक्टर बनने से वंचित रह गए हैं। आप देखिए, जो ऑल इंडिया कोटे की जो पीजी सीट्स है वो 7,982 है। ऑल इंडिया कोटे की पीजी की सीट्स 7,982 है, और 27% के हिसाब से ये एक साल की सीट है। 7,982 प्रति वर्ष ऑल इंडिया कोटे की सीट्स है, और 27% के हिसाब से 2,152 सीट पिछड़ों को मिलनी चाहिए। ऐसे ही अंडर ग्रेजुएट में 4,061 सीट्स, 27% के हिसाब से 1,096 सीट मिलनी चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रति वर्ष 3,000 से भी ज्यादा सीट्स हैं जो पिछड़ों का हक मार करके सवर्णों को दिया जा रहा है। ये मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार पिछड़े जातियों के हक हकूक अधिकारों को छीनने का कार्य कर रही है। हमारे ज्यादातर लोग जो है हिंदुत्व की आड़ में, हिंदुत्व के भ्रम में फंस करके और बड़े ही आसानी से अपनी वोटों को जो है बीजेपी आरएसएस को ट्रांसफर कर देते हैं, और उन्हीं की वोटों के आधार पर सत्ता की मलाई जो है आरएसएस के लोग चाट रहे हैं। आप देखिए, ऑल इंडिया कोटा में SC ST के लिए 31 जनवरी 2017 से मिलना शुरू हुआ है SC को और ST को। जब SC का आरक्षण उसमें 15% है और ST का 7.5% का आरक्षण ऑल इंडिया कोटे के तहत मिल रहा है,
तो फिर मूल सवाल ये खड़ा हो जाता है, जब SC ST को आरक्षण ऑल इंडिया कोटे के तहत नीट में मिल रहा है तो पिछड़ी जातियों को क्यों नहीं मिल रहा? ये मूल सवाल है। अगर संविधान की धारा 30(1) ये कहती है कि पिछड़ों को उनका हक हकूक अधिकार मिलना चाहिए, तो फिर इसका मतलब केंद्र सरकार आपको संवैधानिक अधिकार देना नहीं चाहती है। सारे देश में अगर आप देखें तो 10% के EWS विदिन 72 घंटे में जो लागू हो गया, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जिसे संवैधानिक अधिकार मोदी जी ने दिया और रातों रात उसका जो है बड़ा हंगामा किया गया, पैसे खर्च किए गए उसके प्रचार पे, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कर क्या रहा है? और उसके उपाध्यक्ष हैं लोकेश प्रजापति। मैं उनको देखता हूं जगह जगह समीक्षा कर रहे हैं बस। अरे समीक्षा से ज्यादा उनके हक हकूक अधिकार दिलाने की जरूरत है। मैं माननीय लोकेश प्रजापति से कहना चाहता हूं कि आप कितनी समीक्षा करेंगे? जगह जगह आपको मैं देखता हूं फेसबुक पे आपके वो पड़े रहते हैं, फोटो पड़े रहते हैं। अब इनके अधिकार दिलाने की क्यों बात नहीं करते हैं? सीमांत गौतम जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। तो अगर सामाजिक न्याय की बात RSS करती है तो सामाजिक न्याय उनका नीट के एग्जाम में क्यों नहीं दिखाई देता है? इसका मतलब आपसे फिर झूठ बोल रही है RSS, फिर झूठ बोल करके आपकी वोट लेना चाहता है। सामाजिक न्याय की बात करने वाली RSS दलित पिछड़ों आदिवासियों को हक देने के समय सामाजिक न्याय की बात नहीं करती है, लेकिन वोट लेने के नाम पर आपसे जो सामाजिक न्याय की बात करती है। यही कारण है P. विल्सन जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने संसद में, जितेंद्र कुमार जी जय भीम, उन्होंने संसद में सवाल उठाया, और उस समय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन थे। उन्होंने सवाल उठाया कि ऑल इंडिया कोटे में 27% का आरक्षण क्यों नहीं है? तो उस समय के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने हाथ खड़े कर दिए, कहने लगे सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हम कार्य करेंगे। साथियों, 2015 से ये मुकदमा लंबित है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। न्यायपालिका भी कम नहीं है। इस देश की सरकारें जितनी बेकार हैं पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के लिए, न्यायपालिका भी उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि न्यायपालिका के यहाँ 2015 से आपका मुकदमा लंबित है, लेकिन आज तक 6 साल हो गए और प्रत्येक वर्ष बिना किसी आरक्षण के, बिना किसी कोटे के जो है काउंसलिंग हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान नहीं लेता है। मुकदमे में तारीख दे दी जाती है। वही 10% का EWS का जो आरक्षण है वो 72 घंटे के अंदर पास हो जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में भी PIL पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट उसे भी जो है अगले दिन ये कह देती है ये सही है, संवैधानिक है, इसे लागू कर देना चाहिए। लेकिन वही पिछड़ों का जो मुकदमा पड़ा हुआ 6 साल से, उसे सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। तो ये मैं सामाजिक न्याय को देखते हुए, जो RSS कह रही है सामाजिक न्याय की बात कर रही है, मैं उसके सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूं। अगर वो आज सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये वो मान चुके हैं कि दलित, पिछड़ा, आदिवासियों के साथ सामाजिक अन्याय हुआ है। अगर सामाजिक अन्याय नहीं होता तो आज सामाजिक न्याय की बात RSS कदापि नहीं करता। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में अश्वेत और मूल निवासियों को उनका हक हकूक अधिकार मिल गया है, लेकिन 70 साल हो गए हैं, दलित पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। आप खाली इस बात को खाली बीजेपी RSS तक हम सीमित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी RSS से पहले कांग्रेस भी इस देश की सत्ता में रही है। उन्होंने भी जो है पिछड़ों को और दलितों को उनका अधिकार नहीं दिया है। आप देखिए, बाबा साहब ने पिछड़े वर्गों को उनका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, जब जवाहरलाल नेहरू ने नहीं सुना था तो बाबा साहब ने उसका जो है उसके लिए जो है अपने कैबिनेट से जो इस्तीफा दिया था, और पाका कालेकल कमीशन जो तब बनाया गया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोई उसे लागू नहीं किया, और इंदिरा गांधी आए, उन्होंने भी उसे डस्टबिन में डाल दिया था। और 1990 में जब VP सिंह की सरकार आई, मंडल कमीशन लागू करना चाहती थी। मंडल कमीशन के अनुसार 52% पिछड़ी जातियों का जो है जनसंख्या है, और मंडल कमीशन ने कहा था कि 52% का आरक्षण पिछड़ी जातियों को मिल जाना चाहिए। तो वही आडवाणी थे जिन्होंने सरकार VP सिंह की कराई थी और रथ यात्रा शुरू कर दी थी। तो जो सामाजिक न्याय की आज बात कर रहे हैं, वही लोग 1990 में जब पिछड़ों को उनका 52% का रिजर्वेशन देना था, तो आडवाणी ने, यही बीजेपी सरकार ने, यही RSS वालों ने
देने नहीं दिया था, सरकार गिराई थी। यही आप सबको याद रखने की जरूरत है। जो सामाजिक न्याय की आज लोग आज बात करें, मनोज भाई जय भी, जो लोग आज सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, 1990 में जब सामाजिक न्याय के आधार पर मंडल कमीशन आपको 52% दे रहा था, पिछड़ी जातियों को आरक्षण दे रहा था, तब वीपी सिंह की सरकार गिराने वाले कौन थे? यही आडवाणी थे, यही आरएसएस के लोग थे, यही बीजेपी के लोग थे। तो आपको 2022 में याद रखना होगा, सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग 1990 में जब आपको आरक्षण मिलने जा रहा था 52% का, उन्होंने ही आपको आरक्षण नहीं होने दिया। आज सामाजिक न्याय की किस मुंह से आरएसएस बात करती है? अगर वो सामाजिक न्याय की बात करती है तो उसे आज 52% पिछड़े जातियों को आरक्षण दे देना चाहिए। मंडल कमीशन की जो अनुशंसा उन सबको लागू कर देना चाहिए। क्रीमी लेयर कहीं संविधान में लिखा नहीं है। पिछड़ी जातियों को उनका प्रतिनिधित्व देते वक्त कहीं क्रीमी लेयर का जिक्र पूरे संविधान में नहीं है। तो आरएसएस को क्रीमी लेयर हटा देना चाहिए। सुनील तोमर जी जय भीम। तो क्रीमी लेयर को हटा देना चाहिए तुरंत आरएसएस को अपनी सरकार के द्वारा, अगर वो सामाजिक न्याय की बात करती है। इसी के साथ साथियों, एक और बात है, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, यूजीसी एक्ट जो 1956 है वो कहता है कि जनता के टैक्स के द्वारा जितने भी संस्थान हैं, जितने कॉलेज हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनमें जो है संविधान के अनुरूप उनको उसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। किंतु आरएसएस बीजेपी की सरकार द्वारा दलित पिछड़ों के अधिकारों का जो हनन है वो छीना जा रहा है और अंदर ही अंदर उनका गला घोटा जा रहा है। आप देखिए, यूजीसी ने सितंबर 2020, अक्टूबर 2020, फरवरी 2020 में चिट्ठी लिख करके सभी यूनिवर्सिटीज को ये कहा गया कि आप दलित और पिछड़ों का जो प्रतिनिधित्व है, जो संविधान के अनुसार कहा जाता है, उसको लागू करके उनकी भर्ती की जाए। लेकिन वो सिर्फ चिट्ठी लिखते हैं, वो भर्तियां नहीं करते हैं। यही कारण है कि जब संसद में ये मामला उठाया गया तो उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने माना। उन्होंने क्या माना? उन्होंने कहा कि हाँ, जो संस्थान हैं उनके अंदर जो है 313 पद जो हैं वो ओबीसी के प्रोफेसरों के खाली हैं और 172 जो पद हैं वो एससी के खाली हैं और 73 पद जो है आदिवासियों के खाली हैं। लेकिन कोई भी पद 2020 अगस्त तक भरा नहीं गया और 313 पदों में से उनमें सिर्फ 9 पद ओबीसी के 2021 फरवरी में भरने का कार्य किया है। अभी मैं उसकी भी समीक्षा आपको बता रहा हूं। अगर हम अगस्त 2020 का हम समीक्षा करें तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो प्रोफेसर हैं वो ओबीसी के 0 प्रोफेसर हैं, एससी के जो प्रोफेसर हैं 3.47% है, एसटी के जो प्रोफेसर हैं वो 0.7% हैं और वहीं अगर जनरल की बात करें तो 95.2% प्रोफेसर जनरल कैटेगरी के हैं। आप देखिए 95% से भी ज्यादा प्रोफेसर पे जो बैठे हैं वो जनरल यानी स्वर्ण कैटेगरी के लोग बैठे हैं। वहीं अगर एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें, ओबीसी के 0 हैं, शेड्यूल कास्ट के 4.96% है और एसटी के 1.03% है और अगर जनरल का हम बात करें तो मोर देन 92% है। आप देखिए कितना, अगर विश्वविद्यालयों की बात करें तो कितना कब्जा है। ये क्यों है? क्योंकि तमाम जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वहाँ आरएसएस ने सारे जो कुलपति हैं वो उनकी शाखाओं में जो गए हैं, उन शाखाओं में गए हुए लोगों को वीसी बनाया है और वीसी का कार्य ये है कि वो आरएसएस की संस्कृति जो है उनका वहाँ जो स्थापित करें। साथ ही साथ दलित और पिछड़े आदिवासियों के जो लोग शिक्षित लोग हैं उनको किसी भी कीमत पे प्रोफेसर नहीं बनने दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोफेसर बनेंगे तो डीन बनेंगे। तो इसलिए साथियों, जो सामाजिक न्याय की बात अखबारों में करते हैं, मीडिया में करते हैं, क्या उनका सामाजिक न्याय विश्वविद्यालयों में दिखाई देता है? क्या उनका सामाजिक न्याय कॉलेजों में दिखाई देता है? क्या उनका सामाजिक न्याय सरकारी संस्थानों में दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि वो सिर्फ सामाजिक न्याय की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको जो 2022 का उत्तर प्रदेश में जो वोट है वो उनको चाहिए। साथियों, ये बेसिक सी बात है। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर गुर्जर समुदाय ने
5% आरक्षण के लिए, अपने 5% आरक्षण के लिए संघर्ष किया, तो उसमें कितने लोग मारे गए? 72 लोग मारे गए थे। गुर्जर समुदाय के 72 लोग 5% आरक्षण के लिए मारे गए थे, लेकिन आरक्षण नहीं मिला था। हरियाणा में जाट समुदाय के लोग 4% आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे थे, 17 व्यक्ति मारे गए थे उसमें, लेकिन आरक्षण नहीं मिला था। गुजरात में पटेलों ने 6% आरक्षण के लिए संघर्ष किया और 87 लोग मारे गए, किंतु उन्हें उनका प्रतिनिधित्व जो था, उनका आरक्षण जो था, नहीं मिला। और गुजरात में ही मीणा लोगों ने अपना संघर्ष किया था 3% आरक्षण के लिए, लेकिन मीणा लोगों को भी आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ था, और उसमें भी जो है 17 लोग मारे गए थे। लेकिन आप देखिए, बिना सवर्ण जाति ने कोई आरक्षण नहीं मांगा, कोई संघर्ष नहीं किया, और कहीं सड़कों पे नहीं आए, बिना मांगे, बिना संघर्ष करे 10% का ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है पूरे देश के अंदर 72 घंटे के अंदर लागू हो गया। लेकिन जाट, पटेलों, गुर्जरों, मीणाओं ने जो अपना संघर्ष करके अपने लोगों की जान गंवाई, संघर्ष किया सड़कों पर, उनको उनका प्रतिनिधित्व आज तक नहीं मिला। साथियों, 70 वर्षों में हम खाली बीजेपी को नहीं कोसते, हम 70 वर्ष में कांग्रेस भी सत्ता में रही है, कांग्रेस ने भी कभी जो है प्रतिनिधित्व, दलित पिछड़ों का प्रतिनिधित्व कभी पूरा नहीं किया है। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी एक ही विचारधारा है। इसके अलावा जो नई नई पार्टियां आ रही हैं, वो पार्टी भी कभी भी आपके हक, हकूक, अधिकारों की बात नहीं करती हैं। मैं उनको भी उसी श्रेणी में गिनता हूँ। जैसा आपने देखा होगा, ये बाकी भी कांग्रेस है, कांग्रेस ने कभी, अगर बीजेपी आज गलत कर रही है, क्या कांग्रेस कभी आपकी आवाज इन मुद्दों को उठाती है? कभी नहीं उठाती। क्या आप पार्टी जो है इन मुद्दों को कभी उठाने का कार्य करती है? कभी नहीं करती, नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी उसी शाखा से निकले हुए लोग हैं और आपकी वोट लेने के लिए उत्तर प्रदेश में आज मंडरा रहे हैं। साथ ही ये मोटा मोटा सा अवलोकन था उनके सामाजिक न्याय का, जो मैंने आपके सामने पेश किया है। इसलिए मेरी इस देश के प्रधानमंत्री से गुजारिश है, अगर वो वाकई पिछड़े समाज से आते हैं, वो वाकई पिछड़ों का दर्द समझते हैं, वाकई अगर पिछड़े जाते हुए दलितों, आदिवासियों को जो है इस भारत के अंदर अगर उनकी निगाहों में अन्याय हुआ है, तो वो उनके साथ न्याय करने का कार्य करें। क्योंकि आपने चिल्ला चिल्ला कर देश को जताया था कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ, मैं निम्न जाति का हूँ, मैं नीच जाति का हूँ। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि कम से कम वो अपने श्रेणी के लोगों को न्याय दिलाने का तो कार्य उन्हें करना चाहिए। साथियों, इसी के साथ मेरा एक छोटा सा अवलोकन था उनके सामाजिक न्याय का, आगे भी आते रहेंगे। लेकिन ये मुद्दा बहुत बड़ा है नीट का। नीट के अंदर 11,000 से भी ज्यादा छात्र जो है वंचित रह गए डॉक्टर बनने से, पिछड़ी जातियों के। तो मैं पिछड़ी जातियों के लोगों से जैसे हम आवाज उठाते हैं, वैसे उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो भी जो है समय समय पर अपनी आवाज को बुलंद करें, क्योंकि ये सरकार जो है गूंगी और बहरी है, ये सुनना नहीं चाहती, ये देखना नहीं चाहती। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरी बात को आगे तक पहुंचाने का कार्य करें। इसी के साथ सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।